हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मेरा नाम नचिकेत निशांत है और आज जो हम देखेंगे लास्ट वीडियो ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पार्ट थर्ड है। और इसमें हम बहुत सारे पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देख लें। इससे ज़्यादा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसमें सोसाइटी और इंडस वैली सिविलाइजेशन का विघटन कैसे हुआ, इनका स्क्रिप्ट क्या था, सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सोसाइटी, इनकी सोसाइटी कैसी थी। तो देखिए, जो हिस्टोरियन इंटरप्रेट करते हैं वो हाउसेस के हिसाब से, अपर टाउन था, लोअर टाउन था, और एक जगह जो मिला था अपर, लोअर और मिडिल टाउन मिला था। तो इससे पता चलता है कि सोसाइटी जो थी वो 3 भागों में, 3 क्लास में विभक्त थी, हायर, मिडिल और लोअर क्लास। बट यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ये कास्ट सिस्टम नहीं है, ये आपको याद रखना है। और प्रीडोमिनेंट व्यू जो है कि इंडस वैली सोसाइटी की कैसी थी, तो ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। और अभी भी आप देख सकते हैं, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि नायर फैमिली जो है केरला में, वहाँ पे वुमेन अभी तक लीड करती हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी कुछ राज्यों में आपको मिल जाएगा। और मैरिज सिस्टम कुछ खास नहीं था, यहाँ पे मैरिज सिस्टम नहीं था बिल्कुल। और ये एक से शादी करते थे या 2-3 की शादी होती थी, ऐसा कुछ अवशेष मिला नहीं है, और तो हिस्टोरियन इस पे खामोश है। बट एक बात श्योर है कि हड़प्पन लिटरेट थे, क्योंकि ये मेजरमेंट जानते थे, ज्योमेट्री भी जानते थे, तो ये लोग लिटरेट थे। और ये जो सोसाइटी थी जहाँ पे वुमेन और मैन, आदमी और औरत दोनों बराबर अधिकार था समाज में, तो कह सकते हैं कि ये एक इक्विलिटेरियन सोसाइटी थी। तो ये था सोसाइटी, आपको समझना है यहाँ पे कि कैसी थी। और अब हम देखेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसी थी, तो ये एक पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज में है। पिक्टोग्राफी का क्या मतलब होता है, चित्रों के द्वारा जो लैंग्वेज बनाई जाती है वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज कह सकते हैं इसको। इसमें टोटल 400 साइंस मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट का, बट अभी तक किसी ने डिसाइफर सही रूप से नहीं किया है इसका। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर है जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाया है। और इससे पता चलता है कि देखिए, हर जो ये 400 साइंस हैं एक साइज में इन्होंने लिखा है। तो ये ज्योमेट्री प्रोबेबली जानते थे कि हर जो पार्ट है उस कहाँ तक ऊंचाई होगी, कहाँ तक लंबाई होगी, ये स्क्रिप्ट में आपको बखूबी दिख जाएगा। तो ये ज्योमेट्री तो पक्का जानते थे। और सबसे बड़ी बात कि धोलावीरा में दुनिया का सबसे पहला साइन बोर्ड जो अभी तक एग्जिस्टिंग है, तो वो धोलावीरा में मिला था। ये आपके परीक्षा के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग साइन बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे मिला था, तो वो है धोलावीरा में। तो ये आप ये याद रख सकते हैं। और ये कुछ ऐसा है, समझ लीजिए, साइन बोर्ड जो मिला है वो ऐसे करके है, और इसका ये पार्ट जो है ये टूट गया है। धोलावीरा में जो मिला है तो वो टूट गया है। अब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने आगे थे। तो सबसे पहले ये 4 धातु तो पक्का जानते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन। और प्रोबेबली ये मेटालगुरी भी जानते थे। क्यों? क्योंकि ये ब्रोंज भी यूज कर रहे थे। और ब्रोंज बनता कैसे है, तो ब्रोंज जो बनता है वो कॉपर और टिन को मिलाने से बनता है। तो ये पक्का है कि ये मेटालगुरी जानते थे, मतलब धातुओं को पिघलाकर कोई नया धातु बनाना ये जानते थे। और कॉपर कहाँ से लाते थे, तो खेतरी माइन से, राजस्थान में है। और टिन कहाँ से लाते थे, तो अफगानिस्तान से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेटल्स लाते थे ये अलग अलग शहरों से लाते थे और उनको पिघला के ये ब्रोंज बनाते थे। और बट उनके पास आयरन का ज्ञान नहीं था, लोहे की खोज अभी तक नहीं हुई है, ये गौर करने वाली बात है। और दूसरी बात है कि हर साइड पे आपको ब्रोंज और कॉपर के
सुई मिल जाएगी। तो ये जो यूज करते थे, तो समझ लीजिए कि ब्रॉन्ज और कॉपर का सुई यूज करते थे वहाँ पे, और प्रोबेबली ये स्टिचिंग जानते थे। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि ये लोग कपड़े बनाते थे। और धोलावीरा में क्या हुआ कि एक रॉड भी मिला है, रॉड आधा टूटा हुआ है, बट प्रोबेबली अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मेजरमेंट के लिए यूज करते थे। एंड एक स्टोन स्टैचू मिला है मोहनजोदारो में, जो कि हो सकता है एक प्रीस्ट, एक साधु का हो सकता है। और ये आदमी भी मेडिटेशन पोजीशन में है, मेडिटेट कर रहा है, और इसके पास दाढ़ी है, और ये बिल्कुल कॉम्ड है, मतलब कंघी की हुई दाढ़ी है। और उसने एक फ्रिल्ड क्लोथ, मतलब आधा पारदर्शी क्लोथ पहना है। तो ये था। और ये मेजरमेंट भी काफ़ी बखूबी जानते थे। ब्रिक्स, जैसा कि मैंने बताया, 4:1 साइज में होता था। ग्रिड सिस्टम जानते थे। और शॉवर्स, जो ग्रेट बाथ के किनारे मैंने बताया था कि ये ग्रेट बाथ था, और ये 3 जो बने हुए थे शॉवर्स यूज करते थे। तो ये एक एडवांस उस टाइम के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं आगे थे। और दूसरी बात कि हड़प्पन जो है वो 16 आना वाला जो सीन है इंडिया में, शायद पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि हर चीज़ 16 में डिवाइड करते थे। ये 16 आना, 16। तो ये प्रोबेबली जो, मतलब कॉइन सिस्टम तो नहीं था, बट जो भी यूज करते थे वो 16 में यूज करते थे। और अब बात करेंगे कि डिस्पोजल ऑफ डेड कैसे करते थे। तो सबसे पहली बात, नो क्रिमेशन। क्रिमेशन जो है ये एक आर्यन ट्रेट है। ये जब आर्यन आए तब इंडिया में शुरू हुआ। इससे पहले जो था क्रिमेशन नहीं था। ये लोग जो, जब लोग मरते थे तो उनको ज़मीन में ही दफनाते थे। और 3 टाइप के ये लोग दफन करने का तरीका होता था इनको। पहला था एक्सटेंडेड बुरियल, दूसरा था कॉफिन बुरियल, तीसरा था उर्न बुरियल। तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंडेड बुरियल में क्या होता था कि नॉर्थ साउथ जो है, नॉर्थ टू साउथ में हेड और पैर का पोजीशन होता था, जो कि शायद अभी भी फॉलो होता है इंडिया में। और तो ये देख सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन की छाप अभी तक इंडियन कल्चर पे मौजूद है। और जो एक्सटेंडेड बुरियल में क्या करते थे, ये लोगों को साथ में जो अनाज होता था या क्लोथ्स होते थे या फिर समझ लीजिए बर्तन होते थे, वो भी साथ में गाड़ देते थे। तो प्रोबेबली ये आफ्टर लाइफ में भी यकीन रखते थे, तभी तो ऐसा करेंगे। अगर मिस्र के लोग पिरामिड में वैसा कर रहे थे तो वो आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। तो सिमिलरली ये आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। अब देखते हैं कॉफिन बुरियल में क्या होता था। ये एक ब्रिक कॉफिन होता था, मतलब कि लाश रख के, और समझ लीजिए कि ये एक लाश है तो इसके ऊपर ईंट का ढेर लगा के ऐसे टाइप का बुरियल होता था। और हड़प्पा एंड लोथल में ऐसा मिला है। और उर्न बुरियल क्या होता था, इसमें क्या था कि उस टाइम पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई थी, क्योंकि कोई ऐसा उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में या आयुर्वेदा के क्षेत्र में कुछ खास हुआ नहीं था। तो स्वास्थ्य का स्तर शायद गिरा हुआ था, तो इसलिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थे। और कई जगहों पे पनिशमेंट बुरियल भी मिला है कि जहाँ पे लोगों को जिंदा ही गाड़ दिया गया है। तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये पनिशमेंट के रूप में भी कोई ऐसा टाइप का बुरियल करते थे। अब जो लास्ट है कि इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी एडवांस सभ्यता अचानक से विलुप्त कैसे हो जाती है। तो इसमें 2 पॉइंट हैं जो हिस्ट्री बताती है और हिस्टोरियन भी इस पे चर्चा करते हैं। पहला है नेचुरल डिस्टर्बेंस और दूसरा है आर्यन इन्वेजन। तो मोस्ट प्रीडोमेंटली जो बिलीव है वो है नेचुरल डिस्टर्बेंस, क्योंकि जो इंडस नदी का किनारा था वो हमेशा फ्लड आते रहती थी। और 1900 से 1600 बीसी के बीच यहाँ पे फ्लड ज़्यादा आने लगी, ऐसा हिस्टोरिकल अवशेष मिला है। एंड तो यहाँ पे क्या मिला कि
ये लोग इसीलिए शायद फ्लड ज़्यादा आता था, तो इसलिए भी ये लोग क्या कहते हैं, ग्रैंडरी सिस्टम रखते थे कि जब बाढ़ आ जाएगी तो लोग कैसे खाएंगे, तो इसलिए भी इसका रखते थे। दूसरा है, इंडस के बाद रिवर सरस्वती, जो कि हरियाणा में पहले बहती थी, हरियाणा और राजस्थान में, ये सूखने लगी। और सरस्वती जैसे ही सूखने लगी तो लोग वहाँ से पलायन करने लगे। और 1700 बीसी में अवस्था में अगेन, जो कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, उसमें मेंशन है कि ट्रेड जो है वो बंद हो गया अचानक से। ट्रेड जो है मेसोपोटामिया और इंडस सिविलाइजेशन के बीच बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक खास बात है कि वो मेंशन करते हैं, तो शायद ये नदी सूखने लगी तो नेविगेशन बंद हो गया, तो ट्रेड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। और तीसरा है कि शायद अर्थक्वेक भी आया था कालीबंगन में, जो है इसके सुराग मिले हैं कि शायद यहाँ पे एक भूकंप भी आया था। तो ये नेचुरल डिस्टर्बेंसेस के कारण हो सकता है ये सभ्यता जो है विनष्ट हो गई। और आर्यन इन्वेजन भी एक प्रीडोमिनेंट थ्योरी है कि जब वो आना शुरू किए तो आर्यन अपने साथ घोड़े भी ले आए थे इंडिया में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई हथियार टाइप की चीज़ नहीं मिली है, तो प्रोबेबली ये पीस लवर्स थे, ये किसी पे अटैक नहीं करते थे, ट्रेडर्स थे। तो जब आर्यन आए तो इन्होंने आसानी से इन पर कब्जा पा लिया होगा। और सुरकोतदा में, जो गुजरात में है, तो वहाँ पे हॉर्स बोन्स भी मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो हो सकता है कि जब आर्यन आए तो इन्होंने इनको सब ड्यू कर दिया, मतलब कि वहाँ से भगा दिया हो। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये रीजन हो। और अब जो सबसे खास बात कि अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडियन कल्चर पे क्या इफेक्ट है, तो वो भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। अर्बनाइजेशन देख लीजिए। अर्बनाइजेशन अगर आप देखें तो ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, मल्टी कल्चर था, वो मल्टीकल्चरल था। और कैपिटल सिटीज़ जो थी खास पॉपुलेटेड थी, जो कि अभी भी इंडिया में होता है। दिल्ली, चेन्नई को ले लीजिए, ये कितनी पॉपुलेटेड होती हैं, तो उसी तरह उस टाइम पे भी था। और टाउन प्लानिंग की बात रही तो चंडीगढ़ जो है उसी की तर्ज पे बनाया गया था, 2 भागों में विभक्त करके, अपर एंड लोअर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी, यस, अभी तक इंडिया में है, क्वासी फेडरलिज्म है, बट स्टिल सेंट्रलाइजेशन उस टाइम पे भी था। 6 सिटाडेल मिले थे, वो इंडिकेट करते हैं उस तरफ। तो सेंट्रलाइजेशन भी अभी तक है इंडिया में। सेल्फ सफिशिएंसी, इनके पास ग्रैंडरी होती थी, ट्रेड करते थे, इनको किसी से मदद की ज़रूरत नहीं होती थी। इंडिया अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये बात थी यहाँ पे। और मैट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी में देखिए, नायर फैमिली केरला के हैं, और साथ में आपको मणिपुर में मिल जाएंगे, और मेघालय में भी मिल जाएंगे। कुछ ट्राइबल में अभी तक ये फॉलो होता है। सेकुलरिज्म, हाँ, उस टाइम पे कोई रिलीजन नहीं था, तो वो लोग सेकुलर थे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हम सेकुलर हैं। और लिटरेट्स, ये लोग लिटरेट तो थे ही। और अभी भी देखिए इंडिया में लिटरेशन पे काफ़ी जोर दिया जाता है कि लिटरेसी रेट इंडिया में बढ़नी चाहिए। और पीस लवर, जो कि एक प्रीडोमिनेंट समझ लीजिए कि आइडियोलॉजी रही है इंडिया की शुरुआत से ही, कि इन्होंने किसी पे अटैक नहीं किया था। और अभी तक इंडिया ये फॉलो करता है कि आप इंडिया का न्यूक्लियर डिटरेंट पॉलिसी भी देख लीजिए कि जब तक कोई अटैक ना करे तब तक इंडिया भी अटैक नहीं करेगा। तो पीस लवर है। तो ये थी आपकी इंडिया की सबसे बेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, और इसके साथ इंडस वैली का समापन होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही आपको एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको 15 सवाल मैं पूछूं इंडस वैली से, ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं पेपर के लिए। और अगला वीडियो जो आएगा वो आर्यन इन्वेजन पे आएगा। आर्यन ने कैसे इंडिया में सब कुछ किया, कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कैसे आए, कहाँ के लोग थे, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।